लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है वो देखनी है, जिनमें ज़्यादा हमें लगता है कि ये हमारे पेपर में जो है वो पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आ रही है दैट इज़ दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें पता ही है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके अंदर हमने 9th शेड्यूल को जो है वो ऐड किया था। और 9th शेड्यूल के तहत हमने कुछ ऐसे लॉज लाए थे जिसके थ्रू हमने जो भी लैंड ओरिएंटेशन था कि ये किसके पास रहेगा, क्या रहेगा, ओनरशिप किसको देनी है क्या नहीं देनी है, इसकी वजह से हमारे कुछ आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के वो हमारे इन्फ्रिंज हो रहे थे। तो हमें ये चाहिए था कि ये आर्टिकल्स जो है वो इन्फ्रिंज ना हो, और अगर आर्टिकल इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हमारे कोई भी लॉ को जो है वो जुडिशरी क्वेश्चन ना कर सके। तो इसी वजह से 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था। इसके अंदर जो भी लॉज डाले जाएंगे वो लॉज डाल के जो है उनको हमने जुडिशल रिव्यू से जो है वो दूर कर दिया और कहा कि ये जुडिशली रिव्यू के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। देन सेकंड आती है हमारी सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये हमारा 1956 के अंदर लाया गया था। तो 1956 के अराउंड अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था, तो उस दौरान हमारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा था। और ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों चल रहा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्योस मच गया था और उसकी वजह से लैंग्वेज के बेसिस पे ये स्टेट जो है वो क्रिएट हुई थी। तो इसी के चलते हमने जितने भी और स्टेट्स का क्लासिफिकेशन था वो लैंग्वेज बेसिस पे करा और हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ का जो है वो क्रिएशन करा। और जो हमारा पहले का क्लासिफिकेशन था A, B, C एंड D के अंदर, उसको हमने जो है वो कैंसिल आउट कर दिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है हमारी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारी 1961 के अंदर आई थी और इसके तहत हमने दादरा एंड नागर हवेली को जो है वो ऐड किया था। ठीक है, अब इसको हमें कैसे याद करना होगा, तो ये दादरा एंड नागर हवेली जो है वो हमारे इंडिया के अंदर इसको एज अ यूनियन टेरिटरी जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। और इसको अगर हमें याद करना है तो इसके लिए हमारा मेमोनिक है कि 10 दादाओं का दादा। ठीक है, तो 10 आ गया यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल और दादर आ गया यानी कि दादा। तो 10 दादाओं का दादा है ये पर्सन ए, और इसी के तहत हमने ये 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और दादरा एंड नागर हवेली ये दोनों जो है वो याद कर लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ आते हैं हमारे फोर्थ पे दैट इज़ 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1961 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कहा गया कि इसको हम चैलेंज नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा किस बेसिस पे हम चैलेंज नहीं कर सकते कि अगर कोई कहे कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो इनकम्प्लीट था, तो उस बेसिस पे हम इनके इलेक्शन को चैलेंज जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है वो डाला। और इसके अलावा हम एक और चेंज जो है वो लेके आए थे इसके अंदर कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका प्रोसीजर में जो है वो चेंजेस लाए गए थे। और इसके प्रोसीजर में क्या चेंजेस लाए गए थे, वो ये चेंजेस लाए गए थे कि इसके अंदर जो इलेक्शन होता था पहले वो पार्लियामेंट की एक जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती थी और उसके बेसिस पे इलेक्शन जो है वो होता था। अब इस जॉइंट सिटिंग को बिठाने का क्या लिमिटेशन थी कि लोकसभा के मेंबर्स जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा थे। अब इनका जो अपर हैंड होगा वो इसके ऊपर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जॉइंट सिटिंग को अलग कर दिया गया और कहा गया अपने अपने हाउसेस में जो है वो इलेक्शन किया जाएगा और ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो है वो हटा दिया गया। अब इसके अंदर अगर हम इलेक्शन का प्रोसीजर देखें तो इसके अंदर हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड है चाहे वो इलेक्टेड है, दोनों ही जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो एमएलएज़ हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को हेड करता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम होता है, अनलाइक दी प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती थी कि स्टेट के लोग भी जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करें। तो इसी वजह से इसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं रहता है। वहीं अगर हम इसका रिमूवल प्रोसीजर भी देखें तो रिमूवल के अंदर हमारा जो फर्स्ट अपर हैंड है वो राज्यसभा को दिया गया है और राज्यसभा के अंदर
सबसे पहले इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से जो है वो ये पास ऑन होना चाहिए, और इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए भी 14 डे का नोटिस लगता है। एंड फर्दर जब ये लोकसभा के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो इसके अंदर हमारा इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी ना होकर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है ये अगर पास ऑन हो जाता है तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो रिमूव जो है वो हो जाता है। तो ये हमारा ऑल्दो इस अमेंडमेंट के अंदर नहीं आया था। अमेंडमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनका जो इलेक्ट करने का प्रोसीजर था उसी को ही जो है वो चेंज किया गया था। तो इसको हमें कैसे याद रखना है, इसको हमें ऐसे याद रखना है कि 11th कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, अमेंडमेंट। अब इसके अंदर हम बोलते हैं कि एक और एक मिलके जो है वो 11 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक मिलके 11 कौन हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलके जो है वो यहाँ पे एक और एक 11 मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इसके अंदर इनके इलेक्शन को कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। अगर वो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं और साथ में काम करते हैं तो कोई भी इनके इलेक्शन को जो है वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट आती है हमारी 5th अमेंडमेंट। 5th में हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है 12th अमेंडमेंट। तो 12th अमेंडमेंट के अंदर हमें क्या याद रखना है कि इसके तहत हमने गोवा, दमन और दीव ये तीनों जो है वो हमने ऐड करे थे, ठीक है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो हमने जो 10th था उसके अंदर देखा था कि दादर एंड नागर हवेली ऐड हुआ था। अब हम गोवा एंड दमन एंड दीव जो है वो देख रहे हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब इसको हमें कैसे याद रखना है, इसको हमें ऐसे याद रखना है कि हम देखेंगे कि एक दमन एक पर्सन है, ठीक है, और ये दमन जो है वो 12 महीने जो है वो गोवा में पड़ा रहता है। दमन 12 महीने गोवा में पड़ा रहता है। तो इससे हमें ये 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो याद हो जाएगा कि अगर दमन एंड दीव आता है तो उसके साथ हमें 12 महीने जो है वो याद रखना है कि 12 महीने ये उसके अंदर जो है वो पड़ा रहता है, ठीक है। अब 6th आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज़ 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 13th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो नागालैंड था, नागालैंड को जो है वो हमने एक स्टेटस जो है वो दिया था। और स्टेटस किस चीज़ का दिया था, हमने उसको स्टेट का स्टेटस जो है वो दिया था। और इसके अलावा हमने क्या किया था कि इस नागालैंड के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए थे। अब स्पेशल प्रोविजंस यानी कि ये हमारे स्केड्यूल 5 के अंदर जो है वो आता है, जिसके तहत इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो हमारे रहते हैं। और इसके अलावा इस नागालैंड को स्टेट का स्टेटस जो है वो दिया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर ये 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखें तो इसको हमें कैसे याद रखना है कि तेरे नाग को स्टेटस मिला, ठीक है, तेरे नाग को स्टेटस मिला। तेरा क्यों लिया हमने, दैट इज़ कि अगर हम इसको तेरा को देखें तो हिंदी में ये है तेरा, नागालैंड हो गया नाग, और क्योंकि स्टेट का स्टेटस मिलेगा तो स्टेटस मिला, तेरे नाग को स्टेटस जो है वो मिल गया। तो ज़्यादा खुश मत हो, बस थोड़ा ही खुश हो ले, तेरे नाग को स्टेटस मिल गया। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज़ 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 1962 में जो है वो हुई थी। और इसके तहत हमने क्या किया था कि एक तो पुडुचेरी को यूनियन के अंदर जो है वो डाला गया था। और इसके अलावा हमने जो हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, गोवा था, दमन एंड दीव था एंड पुडुचेरी था, इन 6 को हमने एक तो लेजिस्लेचर का स्टेटस दिया और इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस भी जो है वो हमने दिया। तो क्या है ये, एक तो पुडुचेरी है, पुडुचेरी को हमने इनकॉर्पोरेट करा अंदर, और इसके अलावा इन 6 को हमने लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रोवाइड कर दी ताकि ये अपने खुद के लॉज जो है वो बना सके, ठीक है। तो इसको हमें कैसे याद करना है कि ये जो स्टेट्स हैं हमारी 6, इनको 14 गुण स्थान की स्टेज पे जो है वो पहुंचा दिया गया है। और क्योंकि ये 14 गुण स्थान की स्टेज पे पहुंच गए हैं तो इनके पास इतनी पावर्स आ गई हैं कि ये खुद के लिए लॉज और खुद के लिए काम जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसको याद करेंगे HTM और GDP। तो GDP उनकी बढ़ जाएगी अगर वो खुद से अपने लिए लॉज बनाएंगे। उसके अलावा HTM तो कुछ HTML ऐसे याद करते हैं ना, तो HTM, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं HTM और GDP, ठीक है। तो 14 गुण स्थान पे पहुंच गए और वहाँ जाके इनको क्योंकि ये पहुंच गए तो इनको लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड कर दिया और वो खुद के लॉज जो है वो इसके अंदर बनाने लगे। और इसके अलावा इसको याद करना तो GDP यानी कि यह हमारा
गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुरी। ठीक है, पुडुचेरी हमने नया नया जो है वो इसी के अंदर इसी 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो ऐड किया था। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 8th, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज़ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसके तहत हमने क्या किया था, सिंधी को जो है वो हमने ऐड किया था एज द 15th लैंग्वेज, और 15th लैंग्वेज ऐड करी थी 8th स्केड्यूल के अंदर। तो इसके अंदर हमने 8th स्केड्यूल के अंदर जो हमारी लैंग्वेज का है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, उसके अंदर हमने ये 15th लैंग्वेज जो है वो ऐड करी, उसका नाम था सिंधी। तो पहले हमारी 14 लैंग्वेजेस थी। 14 लैंग्वेजेस अगर हम देखें तो इसी के बेसिस पे 14 स्टेट्स भी जो है वो बनाई गई होंगी। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि 14 स्टेट्स थी तो 14 ही लैंग्वेजेस होंगी। उसके बाद हमने एक और लैंग्वेज जो है वो ऐड करी, दैट इज़ द सिंधी। अब इसको हमें कैसे याद करना है कि दो जनों का एक ही समधी। ठीक है, तो दो जनों का एक ही सिंधी और समधी। ठीक है, तो इससे हमें ये याद हो जाएगा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन नेक्स्ट क्या आता है 9th। तो 9th में हमारा जो इम्पोर्टेंट आ रही है वो है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या किया था कि जो असम है, असम के हमने 2 टुकड़े जो है वो कर दिए, और 2 टुकड़े करके उसके अंदर से हमने मेघालय जो है वो निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हमें यही याद रखना है कि 2 टुकड़े जो है वो हमने कर दिए उसके, और उसके अंदर से हमने मेघा को जो है वो निकाल के दे दिया। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ 9th। तो वो आ रही है हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 के अंदर कराई गई थी। ये अगर हम याद करें तो ये हम काफ़ी पढ़ते भी है कि प्रेसिडेंट को हमने कह दिया था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो उनको असेंट देना जो है वो मैंडेटरी होगा, वो उसको जो है वो मना नहीं कर सकते। उसके अलावा हमने और क्या किया था, हमने ये कहा था पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड कर सकते हैं, और इवन ये कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को जो है वो अमेंड कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स भी इसी के अंदर आएंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके लिए कोई मेमोनिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें याद ही रहता है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने क्या ऐड किया था, इसके तहत हमने जो लोकसभा की सीट्स थी उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया था 525 से टू दी 545। अब इसको हमें कैसे याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि लोकसभा की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी 525 से 545 जो है वो कर दी गई थी। ठीक है, अब कितनी सीट्स का इंक्रीज़ जो है वो हुआ है, वो है 2 और 0 20। और अगर हम खाली इसका 2 जो है वो उठा ले तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो हमारा इसका डिफरेंस आ रहा है 3 - 1 = 2। तो इससे हमें ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो याद हो जाएगी कि कितनी सीट्स का इंक्रीज़ हुआ, 20 सीट्स का इंक्रीज़ हुआ। उसके अंदर से हम शुरू वाला नंबर ले लेंगे 2, तो वो हमारा 3 - 1 का डिफरेंस है, दैट इज़ 2। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 11th आएगा, दैट इज़ कि ये जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है हमारी 1975 की। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या किया था कि जो सिक्किम था, सिक्किम को हमने एज अ फुल फ्लेज स्टेट जो है वो ऐड किया था, फुल फ्लेज स्टेट ऐड किया था। और उसके अलावा 10th स्केड्यूल को हमने अबॉलिश किया था। और ये 10th स्केड्यूल हमारा कौन सा था, तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आएगी आगे, जिसके तहत हमने एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ऐड किया था। तो इससे ये भी हमारा 10th स्केड्यूल ही है, लेकिन इससे पहले एक और 10th स्केड्यूल जो है वो आगे था, जिसके तहत हमने सिक्किम को अपनी इंडिया के अंदर जो है वो एक स्टेटस के थ्रू जो है वो उनको प्रोटेक्टरेट स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया था, और सिक्किम को इंडिया के यूनियन के साथ जो है वो एसोसिएट किया था। लेकिन ये काम नहीं चल पाया, और 10th स्केड्यूल को हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो हमने इसको अबॉलिश कर दिया। और ये हमारा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही ऐड किया गया था, 36 के द्वारा इसको अबॉलिश कर दिया गया, और सिक्किम को एज अ फुल फ्लेज स्टेट जो है वो अंदर ले लिया गया। अब इसको हमें कैसे याद करना है, तो ये है हमारा 36। तो इसका हमारा जो वो है मेमोनिक, वो है 36 हटिया
हड्डियाँ सिक गई मार मार के सिका दिया 36 हड्डियों को, ठीक है। 36 और सिक, 36 तो हो गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और सिक हो गया हमारा सिक्किम हमने 36 के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया और उसको याद जो है वो कर दिया। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 12th। तो 12th में हमारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, तो वो आ रही है हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम देखें तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स लेके आई गई थी, तो इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जो है वो दिया गया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के अंदर चेंजेस जो है वो लाए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रियम्बल के अंदर हमने 3 वर्ड्स जो है वो ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों जो है वो हमने इससे ऐड करे। इसके अलावा हमने और क्या क्या चेंजेस लेके आए, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड करी। इसके तहत हमने एक पार्ट 4A बनाया और आर्टिकल 51A जो है वो ऐड किया, और ये 10 ड्यूटीज़ लाई गई थी। और 10 ड्यूटीज़ अगर हम देखें तो ये हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाई गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा जो मेमोनिक है वो है ABCDEFGHIJK, ठीक है। तो ए से हमें अपने नेशनल एंथम को जो है वो उसको जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। बी से हमारे जो फ्रीडम के आइडियाज़ है, बापू के आइडियाज़ है, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी है। सी इज़ फॉर दी कि सेंटर की जो भी सोवरेनिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। डी इज़ फॉर द डिफेंस यानी कि हम जो है वो नेशनल सर्विस जब भी हमें ऐसे लगेगा कि हमें प्रोवाइड करनी होगी तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ई इज़ फॉर द इक्वालिटी के अंदर हमने कहा कि हम ब्रदरहुड वगैरह जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। एफ इज़ फॉर द फोर्ट्स यानी कि जो भी हमारा पुराना हेरिटेज है हम उसको जो है वो प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा जो हमारा जी यानी कि ग्रीनरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एच इज़ फॉर द ह्यूमैनिटी के अंदर हमने बोला कि हम जो लोगों के अंदर ह्यूमनिज़म है, साइंटिफिक टेम्पर है, हम उसको जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। आई यानी कि आई इज़ फॉर आई यानी कि जो वायलेंस वगैरह होगा हम उसको जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो सेफगार्ड करेंगे। जे इज़ फॉर द जीनियस यानी कि हम लोग जो है वो लोगों के अंदर एक्सेलेंस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और उनकी अंदर हाई लेवल ऑफ एंडेवरिंग अचीवमेंट को जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज करने की कोशिश करेंगे। देन के इज़ फॉर द नॉलेज यानी कि जो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स या गार्जियन को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अब ये जो नॉलेज वाला है ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो हमने ऐड किया था 2002 के अंदर। और ये जे तक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो ऐड हुई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था और इसको हमने USSR या फिर सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर जो है वो इसके अंदर डाली थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारी कौन सा अमेंडमेंट थी, तो पहले हमने प्रियम्बल देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख ली। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट की एडवाइस थी, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी जाती थी कैबिनेट के द्वारा, उसको हमने कहा कि इसको जो है ये माननी ही पड़ेगी, ये इसको डिनाई जो है वो नहीं कर सकता है, यानी कि उसको मैंडेटरी कर दिया। देन नेक्स्ट क्या आता है कि हमने जो भी लोकसभा की सीट्स थी उनको हमने फ्रॉज कर दिया टिल 2001। तो हमने क्या कहा लोकसभा सीट्स के अंदर कि जो लोकसभा की सीट्स होंगी वो 2001 तक जो है वो हम फ्रीज़ कर रहे हैं। ये 2001 से पहले जो है वो इनको हम सेंसस के बेसिस पे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर हमने जो विद इन द स्टेट और विद इन दी इंडिया देखा था, तो विद इन इंडिया जो है वो 1971 का लिया गया था, और जो हमारा विद इन द स्टेट था उसके अंदर हमने जो है वो इसको 2000 पहले 1991 लिया गया था और उसके बाद इसको 2001 जो है वो चेंज किया गया था। और ये जो है वो हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो किया था ये वाला। और ये वाला जो चेंज है ये हमने 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया था। तो इसको भी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो लोकसभा की सीट्स हैं वो हमने 2001 तक जो है वो हमने इसको 1971 के सेंसस के ऊपर जो है वो फ्रोज़ कर दी गई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इस पर्टिकुलर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने जो भी
DPS फीस थे उसके अंदर हमने 3 नए DPS फीस जो है वो हम लेके आए थे। उसके अंदर हमने कहा कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है लोगों को। इसके अलावा जो भी वर्कर का पार्टिसिपेशन है उसको जो है वो हमें इंक्रीज़ करना है मैनेजमेंट के अंदर। और उसके अलावा हमने कहा कि जो भी वो हैं लोग हैं उनको इन्वायरमेंट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो लोगों को नहीं, स्टेट को प्रोटेक्ट करना होगा, इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। तो क्या हुआ, ये हम कैसे याद कर सकते हैं कि उस टाइम पे इंडस्ट्री जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा ज़ैनत पे थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉस्पर हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा था। इसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा था, और वर्कर्स को क्योंकि मौका नहीं दिया जा रहा था तो इसी वजह से हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का बात लेके आए। वर्कर को हमने पार्टिसिपेशन कहा, और जब वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ट्राइब्यूनल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्राइब्यूनल्स वगैरह का भी एक प्रोविज़न जो है वो ऐड किया गया अपार्ट फ्रॉम द DPS फीस, जिसके द्वारा हमने पार्ट 4A तो हम पहले ही ऐड कर चुके थे, पार्ट 14A भी जो है वो हमने ऐड किया, ठीक है, जिसके तहत हमने ट्राइब्यूनल्स लगाए। और इसके अलावा ये भी कहा क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होगा लॉयर वगैरह को हायर करने के लिए, तो हम सभी को फ्री लीगल एड भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 नए DPS फीस जो है वो हमारे ऐड किए गए। इसके अलावा हमने जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता था उसके अंदर ये पहले 6 महीने के लिए ही जो है वो लगता था, एक बारी में अगर वो कंफर्म हुआ है तो उस 6 महीने को एक्सटेंड करके हमने 1 ईयर कहा कि एक बारी में आप 1 साल तक का प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा पाएंगे। इसके अलावा हमने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करके हमने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स थे। 5 सब्जेक्ट के अंदर एक तो हमारा एजुकेशन था, वेट्स एंड मेजर्स था, इसके अलावा फॉरेस्ट था, और इसके अलावा हमने जो भी जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमने इसके अंदर डाला, और कोर्ट्स को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसको हमने इसके अंदर डाला। तो एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ और वेक्स एंड मेजर्स के बाद हमारा आता है फॉरेस्ट वगैरह, उसके बाद जस्टिस, और इसके बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स। तो इसके अंदर हमारा ये EWFJ और C, E is for the education, W is for the vexing measures, F is for the forest, J is for the justice and C is for the constitution of the courts। तो ये हमारा स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र होकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो डाल दिया गया। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न आया कि हमने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो हमने ऐड कर दी, कि हम इसको जो है वो ला सकेंगे। तो ये सारा जो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो ऐड हुआ। क्या क्या हुआ, एक तो हमने प्रियम्बल के अंदर चेंजेस लाए, ये 3, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीनों जो है वो हमने ऐड करे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी 10 स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। लोकसभा की सीट्स जो है वो हमने 2001 तक फ्रीज़ कर दी 1975 के सेंसस के बेसिस पे। 3 नई हमने जो है वो DPS फीस ऐड करे, फ्री लीगल एड, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, और इसके अलावा वर्कर का पार्टिसिपेशन। पार्ट 4A ऐड किया जिसके द्वारा 14A ऐड किया जिसके द्वारा हमने ट्राइब्यूनल्स ऐड किए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल था वो 6 मंथ से 1 ईयर का कर दिया। स्टेट का जो है वो हमने कहा कि स्टेट लिस्ट से कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसको एजुकेशन दी, वेक्स एंड मेजर्स दिए, फॉरेस्ट दिया, जस्टिस दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट दिया। इसके अलावा एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी जो है वो क्रिएट हो गई। इसको हमें मेमोनी की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको हम बहुत ज़्यादा मेजर जो है वो मानते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा नंबर चल रहा है, 13th। तो 13th के अंदर अब हमारी इंपॉर्टेंट जो आएगी वो आएगी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी ऐसे चेंजेस लाए गए थे जिसकी वजह से हमारी टायरनी जो है वो वार्मिंग की दिख रही थी, वो हमने जो है वो एंड कर दी। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमने जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाया गया था। इसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ ऐसे चेंजेस लाए गए थे जो कि हमारे उसके लिए अच्छे नहीं थे, उनको हमने वापस जो है वो कर दिया गया था। तो सबसे पहले तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो स्टेट का लेजिस्लेटिव था उसका हमने टर्म जो है वो 42nd के अंदर 6 साल कर दिया था, तो उसको वापस से 5 साल जो है वो किया। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रिटिश से ओरिएंटेड वो था आर्टिकल, उसको हमने ओमिट कर दिया। इसके अलावा हमने जो प्रेसिडेंट की एडवाइस कही थी
प्रेसिडेंट को जो कैबिनेट एडवाइस दे रहा था उसको कहा था कि वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं होगा ये हमने कहा। और इसको कहा कि हमें जो भी एडवाइस वो दी जाएगी उसको एक बारी जो है वो उसको रिकन्सिडरेशन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके पास वापस से रिकन्सिडर होकर सेम एडवाइस आती है तो इसको जो है ये हमारा उसको हमारा ये एंड जो है वो कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर हमने जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सिर्फ़ और सिर्फ पहले क्या होता था कि उन्हीं की सेटिस्फैक्शन जो है वो लगती थी ऑर्डिनेंस के अंदर, तो उसको जो है वो हमने एंड कर दिया। इसके अलावा जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती थी उसके केस में हमारे आर्म्ड रिबेलियन और इसके अलावा 2 और मेजर्स थे, तो इसके अंदर ये आर्म्ड रिबेलियन जो है वो ऐड किया गया है। पहले क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस था कि अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो गया तो उसके ऊपर उसको ऐसा ग्राउंड मान के नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाती थी, लेकिन ये सही नहीं था। तो इसी वजह से हमने कहा कि जब तक आर्म्स नहीं उठेंगे तब तक आप नेशनल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगा पाओगे, तो इसी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया और आर्म्ड रिबेलियन जो है वो लाया गया। इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो भी नेशनल इमरजेंसी लाई जाएगी उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ जब तक कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक वो उसको नहीं मानेगा। ओरल रिकमेंडेशन के थ्रू नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा जाएगी। उसके अलावा हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट था, उसको हमने लीगल राइट जो है वो कर दिया और इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। आर्टिकल नंबर 300A जो है वो हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, इसको आप अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगती है तब भी आप इसको सस्पेंड जो है वो नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर हमने ये कहा कि जो भी प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमने ये कहा था कि पिछले टाइम पे कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे उसमें जुडिशरी की कोई से जो है वो नहीं होगी, ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा था। तो जुडिशरी की कोई से नहीं होगी, उस प्रोविज़न को हमने हटा दिया, यानी कि जुडिशरी जो है वो इन इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देख पाएगा, तो ये हमने वापस जो है वो ला दिया। तो ये था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो स्टेट है उसका हमने टर्म 5 साल कर दिया। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रिटिश से रिगार्डिंग प्रोविज़न थे उसको हमने एंड कर दिया। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट को कंसेंट प्रोवाइड की जा रही है, मतलब एडवाइस प्रोवाइड की जा रही है, वो एक बार ही रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस को हमने कह दिया कि इन्हीं की सेटिस्फैक्शन जो है वो मानी जाएगी, उसको हमने डिलीट कर दिया। देन नेशनल इमरजेंसी के केस में इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हमने आर्म रिबेलियन कर दिया। इसके अलावा जो हमारा ये था कि 20 और आर्टिकल 21 ये हमारे सस्पेंड नहीं होंगे, ये इसके अंदर ऐड किया गया। उसके अलावा पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को जो कंसेंट जाएगी वो रिटन में ही जाएगी, उससे पहले वो उसको नहीं मानेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। और इसके अलावा ये जो हमारा इलेक्शन के डिस्प्यूट्स थे उसके अंदर हमने जुडिशरी का जो राइट था उसको वापस जो है वो हम ले आए। तो ये था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारी 1985 के अंदर आई थी और ये काफ़ी फेमस है, जिसके तहत हमने कैन स्केड्यूल जो है वो ऐड किया था। कैन स्केड्यूल जो है वो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने कहा कि जो भी आया राम गया राम वाला केस चल रहा है, कभी आप किसी पार्टी में जा रहे हो उसको हम एंड करते हैं और ये डिफेक्शन जो है वो आज से अलाउड नहीं होगा, और अगर आप डिफेक्शन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके द्वारा हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिंदी वर्जन को भी जो है वो लीगल सांस्कृति जो है वो प्रोवाइड कर दी गई थी और इसको अलाउ कर दिया गया था। तो इसको हमें कैसे याद करना है कि इस 58 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं 58। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि आठों वन में जाकर हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। ठीक है, तो वन में जाकर हिंदी पढ़ो, बस ये भी याद कर सकते हैं। आठों लोग वन में जाकर जो है वो हिंदी पढ़ो, तो ये हो गया 58, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ दी 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत 1991 में हमने दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का जो स्टेटस है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस जो है वो हमने दिया था। और इसके अलावा इसके अंदर हमने दिल्ली के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई थी 70 मेंबर्स की, और इसके अलावा एक काउंसिल भी बनाई थी 7 मेंबर्स की। तो इससे ही हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर जो आगे हमारा आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फ्रीज़ कर दिया गया था स्टेट के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी कि वो 15% ही होंगे। लेकिन दिल्ली के केस में ये डिफरेंट है, ये 10% का जो है वो रखा गया था यहाँ पे कि 10% मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उसमें जो है वो श्रेणी में आएंगे। तो ये हमारा पूरे होल इंडिया से जो है वो डिफरेंट है। इंडिया के अंदर ये 15% है और यहाँ पे 10% है, ये भी हमें याद ही रहता है। इसके लिए भी कुछ ऐसा तिगड़म बिठाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, वो आती है हमारी 69 नहीं आई, 79 नहीं 69 है। अब आएगी हमारी 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये 1992 में जो है वो लाई गई थी। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ दिल्ली को थोड़ा अच्छा स्टेटस दे दिया गया है। तो दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों के जो मेंबर्स हैं असेंबली के, उनको अलाउ किया गया, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और वोट करेंगे। तो ये हमने 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो हमने ऐड किया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ दी 73rd और 74th, ये तो हमें याद ही रहती है। इसके द्वारा हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ऐड करी थी, और पंचायत में भी और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी। पंचायत के तहत हमने पार्ट 9 ऐड किया था, स्केड्यूल 11 ऐड किया था, 29 फंक्शंस जो है वो हमने दिए थे इनको, ठीक है। स्केड्यूल 11 पार्ट 9 और 29 सब्जेक्ट्स। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए हमने पार्ट 9A, इसके अलावा 12 स्केड्यूल और 18 सब्जेक्ट्स, ये जो है वो हमने इनको दिए थे। देन नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट इज़ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आ रहा है हमारा 2001 के अंदर, जिसके अंदर हमने जो हमारी स्टेट की लोकसभा के जो मेंबर्स थे उनको हमने फिर से फर्दर 25 सालों के लिए जो है वो बैन कर दिया, फ्रीज़ कर दिया। यानी कि 2026 तक जो सेम सेंसस के बेसिस पे सीट्स है वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। विद इन इंडिया हमारा 1971 का चल रहा था, और विद इन द स्टेट हमारा 1991 का जो है वो चल रहा था अभी भी। और ये हमने पहले भी जो है वो पढ़ा था कि जो सीट्स थी वो हमने रिजर्व करी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और अभी 84th में भी आ गया हमारा, ठीक है, 84th में भी आ गया, और यहाँ पे भी हमने वापस से फ्रीज़ कर दी। फिर आता है हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 के तहत हमने जो ये 1991 वाला है इसको चेंज करके हमने 2001 जो है वो कर दिया। 86 नहीं है, 87 है। 87 के तहत हमने ये विद इन द स्टेट जो फ्रीज़ होगा वो 2001 के सेंसस पे जो है वो किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा दैट इज़ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी हमें पता ही है कि इसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट, इन तीनों के अंदर हमने चेंजेस जो है वो लेके आए। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर हमने जो 11th ड्यूटी थी वो ऐड करी कि पेरेंट्स को 6 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। DPSP के अंदर हमने कहा कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रोवाइड करें। और फंडामेंटल राइट के अंदर हमने आर्टिकल 21A ऐड किया, जिसके तहत हमने प्रोवाइड किया कि राइट टू एजुकेशन जो है वो सभी का राइट है फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन। 84th को हमें कैसे याद करना है कि 84th के अंदर हम इसको 84 जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो 84 बोलते हैं इसको, 84। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, 80 चोरों की संख्या जो है वो बैन कर दीजिए। तो लोकसभा के मेंबर्स को सभी लोग जो है मतलब आजकल पॉलिटिक्स को चोरों की नज़र से जो है वो देखते हैं कि ये लोग चोर हैं।
तो 80 चोरों की संख्या को जो है वो बैन कर दो, और कितने साल के लिए बैन कर दो, 25 सालों के लिए जो है वो बैन कर दो। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सीट्स थी या कॉम्पोजिशन था उसको रिजर्व कर दिया 15% तक, कि सिर्फ और सिर्फ 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो है वो आ पाएंगे ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 15% मेंबर्स ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ पाएंगे, ये चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हो, ठीक है। अब इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के अंदर ये कहा गया कि मिनिमम 12 जो है वो होने ही चाहिए, कम से कम, इससे नहीं कम होने चाहिए, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है वो 15% तक होगा। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके अंदर हमने बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली, ये 4 लैंग्वेजेस जो है वो हमने ऐड करी थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और अब हमारी लैंग्वेजेस जो है वो 22 जो है वो हो गई है, ठीक है। शायद हमारी एक लैंग्वेज बीच में रह गई है, 3 लैंग्वेजेस, वो हमें देखनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। तो इसको हमें कैसे याद रखना है, इसको हमें याद रखना है कि बूढ़े संत का मठ इन डोगरी, और ये संत जो है ये क्या कर रहे हैं, बाण को कैसे छोड़ना है उसका वे जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है। बूढ़े से बोडो, संत से सांथली, मठ से मैथिली, डोग से डोगरी, और बाण वे, ये क्यों याद करना है, क्योंकि 92nd है, तो 92 को हिंदी में कहते हैं बानवे, तो बानवे, ठीक है। देन कौन सी लैंग्वेज हमारी रह गई है, इससे पहले हमने एक तो सिंधी देखी थी लैंग्वेज, जिसके द्वारा हमने 15 कर दी थी लैंग्वेजेस, और ये सिंधी हमने किससे करी थी, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2 का एक ही समझी, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेजेस जो है वो बीच में रह गई हैं, तो उनका नाम था हमारा दैट इज़ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, और ये हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करी है, 71st से जो है वो करी है। अब 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमें कैसे याद रखना है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये 71st को हम बोलते हैं 71, ठीक है। और इसको हम याद करेंगे ने, मा और को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, यही है, हाँ यही है, ठीक है। तो इकट्ठे होके 71 होके नमन करो, ठीक है, इकट्ठे होके एक साथ एक हाथ से नमन करो, क्या है, एक हाथ से नमन करो, ठीक है। तो 71 एक हाथ, न नेपाली, म मणिपुरी, इनको इस 40 कोंकणी, तो ये 6 लैंग्वेजेस हो गई, 7 हो गई, सॉरी 3, 4 इधर हो गई, 7 और 1 हो गई 8, तो टोटल 8 लैंग्वेजेस जो है वो हो गई। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस बार यूपीएससी में भी जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो पूछी गई हैं। तो एक हो गई हमारी 21st, जिसके द्वारा सिंधी ऐड करी गई, फिर एक 71 हो गई 71st, जिसके द्वारा हमने नेमा को जो है वो ऐड करी, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, और उसके अलावा एक हमारी हो गई 92 92, जिसके द्वारा हमने बोडो, डोगरी और मैथिली और सांथली, ये जो है वो हमने ऐड करी। 92 बूढ़े संत का मठ इन डोगरी, एक हाथ से नमन करो, और 21st 2 का एक संधि, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आती है हमारी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, आ रही है हमारी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैसे ही फेमस है, इसके तहत हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज
और पार्ट इसके अंदर हम चेंजेस जो है वो लेके आए थे। फंडामेंटल राइट के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ऐड किया था कि लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं। डीपीएसपीज़ के अंदर हमने ऐड किया कि स्केक जो है उनको प्रमोट करना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने। और पार्ट के अंदर हमने 9A जो है वो ऐड किया था कोऑपरेटिव से रिलेटेड, दैट इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किसके तहत हमने बांग्लादेश और इंडिया ने कुछ एनक्लेव्स जो है वो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे थे। देन नेक्स्ट आता है 101 के तहत हमने जीएसटी का प्रोविज़न ऐड किया। 102 के तहत हमने जो एनसीबीसी था यानी कि नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया। और जो एनसीएसटी या एनसीएससी था उससे एनसीबीसी का जो भी बाहर था उसको जो है वो कम कर दिया और एनसीबीसी को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। 103 के तहत हमने क्या किया कि जो भी SC ST सीट्स का रिजर्वेशन था वो हमने लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर दिया 10 सालों के लिए। और जो 2 सीट्स एंग्लो इंडियन को प्रोवाइड करी गई थी वो हमने एंड कर दी। देन नेक्स्ट क्या आता है, ये 104 थी, अब इसमें बीच में 103 रह गई। 103 जो है वो हमने इसके तहत EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द जनरल सेक्शन को जो है वो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो एजुकेशन में हो। रिजर्वेशन में वो हमने ऐड किया 15(6) और 16(6), ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा 105 के तहत हमने जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की पावर थी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, वो उनको वापस दे दी, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट से छीन ली गई थी और प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर दी गई थी। तो वो कौन सा हमारा था, तो ये हमने 102 से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को दी थी। ये हमने एंड कर दी 105 से और वापस से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब लास्ट आती है दैट इज़ 106 के तहत हमने वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया 33% का लोकसभा के अंदर, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और ये हमारा 19th लोकसभा से आएगा, यानी कि आफ्टर 2026 सेंसस और दी लोकसभा इलेक्शंस। तो ये हमारी सारी अमेंडमेंट्स जो है वो हो गई है। एक बारी फिर से जो है वो इसको रिव्यू जो है वो कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमारी जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, 9th शेड्यूल इसके अंदर ऐड हुआ था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने स्टेट्स को जो है वो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज किया था। 10th कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 10 दादाओं का दादा देखा था, दादर एंड नागर हवेली ऐड किया था। 11 से 1 और 1 11 हो रहे थे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहा था कि इनको कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकेगा बेस्ड ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ द इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। देन 12th आता है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने गोवा दमन दीव को ऐड किया और कहा कि दमन जो है वो 12 महीने गोवा के अंदर पड़ा रहता है। देन 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने तेरे नाग को जो है वो स्टेटस मिला दिया, नाग जो है हमारा नागालैंड को स्टेटस मिला दिया, स्पेशल प्रोविजंस ऐड कर दिए। इसके अलावा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने 14 गुण स्थानों का स्टेटस जो है वो 6 स्टेट्स को प्रोवाइड कर दिया। और जब ये इनको मिल गया तो इनको अपने खुद के राइट मिल गए लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये कौन कौन सी थी, HMT, हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा और गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, इन सभी को हमने ऐड कर दिया। पुडुचेरी को हमने इसके अंदर ऐड किया। देन नेक्स्ट क्या आता है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत हमने 2 का 1 ही और सिंधी को जो है वो हमने ऐड कर दिया और इसके तहत 15 लैंग्वेजेस हो गई। एक शेड्यूल के अंदर चेंजेस आए। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा कि 2 टुकड़े कर दिए आसाम के और मेघालय जो है वो उसमें से बना दिया। देन नेक्स्ट क्या आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए असेंट है वो उसको प्रोवाइड करनी ही होगी, वो उसको मना नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। देन लास्ट आता है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने कहा कि जो लोकसभा की सीट्स है उसको हम रिजर्व
सॉरी इंक्रीज़ जो है वो कर रहा है 525 से 545। इसके अंदर 31 जो है हमने देखा था, इनका डिफरेंस देखा था कि वो 2 है और इतनी ही सीट्स जो है वो 20 इंक्रीज़ करी गई है। देन नेक्स्ट क्या आता है 36 के अंदर हमने कहा कि 36 हड्डियाँ जो है उसे काट दी गई। 6 इससे हमने सिक्किम जो है वो एज अ फुल फ्लेज स्टेट जो है वो ऐड करी। 10 शेड्यूल को हमने अबॉलिश करा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर 3 वर्ड्स जो है वो ऐड किए प्रियम्बल के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होके। इसके अलावा लोकसभा की सीट जो है वो हमने उसको जो है वो फिक्स कर दी कि वो इतने पे ही जो है वो 1971 के सेंसस पे जो है वो रहेगी। इसके अलावा 3 नई फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड KPSPs ऐड करे गए। फंडामेंटल लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्री लीगल एड, और वर्कर का पार्टिसिपेशन, और स्टेट के लिए फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन। इसके अलावा पार्ट 14 ए ऐड किया गया जिसके द्वारा हमने ट्राइब्यूनल्स लेके आए। प्रेसिडेंट रूल को हमने कहा कि 6 मंथ से 1 साल का जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा कि एक बारी में 1 साल का आप दे सकते हो। स्टेट की कुछ लिस्ट जो है वो ट्रांसफरिंग और कॉन्करिंग के अंदर एजुकेशन वेट, और इसके अलावा जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी जो है वो हमने क्रिएट करी। देन नेक्स्ट आती है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर हमने जो टर्म था उनका 5 साल कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश के रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से उसका प्रोविजन ओमिट कर दिया। प्रेसिडेंट को रिकन्सिडरेशन करने की पावर दी गई। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस का सेटिस्फैक्शन था वो इनके लिए ही नहीं रखा, कैबिनेट को भी पावर दी। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के अंदर हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के अलावा आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया। 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो पाएंगे, इसका प्रोविजन ऐड किया। और इसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट की कंसेंट जो है वो रिटर्न कंसेंट में आनी चाहिए, वो हमने कहा। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अबॉलिश कर दिया। और इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन डिस्प्यूट्स थे उसमें जो जुडिशरी की पावर छीन ली गई थी वो उसको वापस कर दी गई। 52nd के द्वारा हमने 10th शेड्यूल ऐड किया। और 58 के यानी कि 58, तो 8 वन में जाकर हिंदी पढ़ो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी में उसको वैलिडिटी प्रोवाइड करी गई। 69 के तहत हमने दिल्ली को ऐड किया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई उसके अंदर। और इसके अलावा 70 के तहत हमने दिल्ली एंड पुडुचेरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ने का राइट दिया, मतलब पार्टिसिपेट देने के राइट दिया। 73 और 74 हमें पता ही है 9 और 9 है। 84th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 84 यानी कि जो 80 चोरों की जो सीट्स हैं उनको बैन कर दिया गया 25 सालों के लिए। और 87 के तहत हमने ये जो विद इन द स्टेट का प्रोविज़न था उसको 2001 का सेंसस जो है वो फ्रीज़ कर दिया। 86 के तहत हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो चेंजेस लेके आए। 91 के तहत हमने जो लोकसभा की सीट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज़ किया जाता था तो 15% रिजर्व कर दिया। 92 के अंदर हमने बूढ़े संत का मत एंड डोगरी वो बनाया। और उसके अलावा जो संत है वो बान को वे जो है वो दिखाता है, तो बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली। 92 उससे जो है वो ऐड करी। सिंधी को हमने 21 से करी थी। और नेमाको को हमने जो है वो 71 से करी थी। एक हाथ से नमन करो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ 97 से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हमने ऐड लिए। 100 से हमने एनक्लेव चेंज किए। 101 से GST आया। 102 से NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। 103 से हमने EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी। 104 से हमने इनके रिजर्वेशन को जो है वो 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। 105 से हमने जो ECBC था उसको चूज़ करने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को वापस दे दिया। 106 के तहत हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वुमेन को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया। ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो हम बस एक लास्ट रिव्यू और ले लेते हैं जिसके अंदर स्टेट्स के डायरेक्ट कैसे पूछ लिए जाते हैं एक ही क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेट जो है कौन सी अमेंडमेंट से जो है वो बने, ठीक है। तो 12 हमने पढ़ा था कि 12 महीने दमन जो है वो गोवा में पड़ा रहता है, ठीक है। 13 नाग को स्टेटस मिल गया। 13 से नागालैंड को स्टेटस मिला था। 14वें से हमने देखा था कि 14 गुण स्थान पे पहुंच गया। और HKM और JKP को लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड किया गया था। उसके अलावा पुडुचेरी को भी जो है उसके अंदर ऐड किया गया था। 22 से हमने देखा था कि 2 टुकड़े कर दिए असम के, तो मेघालय बन गया। 36 से हमने देखा था कि 36 हड्डियाँ जो है वो सिक गई, तो 36 से सिक्किम। और 69 से हमने देखा था कि दिल्ली को NCT का स्टेटस जो है वो दिया गया था। अब लैंग्वेजेस का देख लेते हैं, तो ये भी एक ही क्वेश्चन में बन के आ जाते हैं। 21 से हमने देखा था कि जो हमारे 2 का एक ही सिंधी,
ठीक है। उसके अलावा 71 से हमने देखा था, यानी कि 71, तो एक हाथ से नामे को, तो ना नेपाली, नेमाको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92 से हमने देखा था कि बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली को 92 का जो है वो बांध को चलाने का वे जो है वो दिखाया गया। तो ये हो गया हमारी लैंग्वेजेस का, और ये हो गया हमारा स्केक का। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही उठ के जो है वो आ जाता है।